बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हॉकी के एक बहुत स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, मगर उससे पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ओलंपियन मोहम्मद कमर इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमारे शो में आए। सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब पाकिस्तान के लिए हॉकी खेली उस वक्त हॉकी का एक अरूज था। क्या उस वक्त हॉकी खेलना पाकिस्तान के लिए आसान था या पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलना उस वक्त बहुत मुश्किल था? फयाज, उस वक्त पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा थे और एक भी अगर ऐसा टूर्नामेंट या मैचेस ऐसे चलते थे जिसमें आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो आप जो है ना, आपकी रिप्लेसमेंट का आपको बहुत बड़ा खतरा होता था। अगर आप आज के हिसाब से कंपेयर करें तो आज ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं कि जिनके आपको नाम भी याद नहीं होंगे, जिन्होंने एक टूर्नामेंट खेला या एक मैच खेला और वो वापस चले गए। और इस वक्त जो है कि हम लोग जब अपने दौर के हिसाब से बात करते हैं तो हम ये कह रहे थे कि इस वक्त तो ऐसे है जैसे आप रात को सोए और सुबह आपके तकिए के नीचे जो है ना पाकिस्तान का कलर पड़ा हुआ है। इतना आसान हो गया था, मतलब अब कलर लेना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी का जो स्टैंडर्ड है वो नहीं रहा था जो पहले है। हमारी एक बंदे की पोजीशन पे चार चार प्लेयर, पांच पांच प्लेयर ऐसे लाइन लगा के खड़े हुए थे कि अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो दूसरा बंदा तैयार है जगह लेने के लिए, और अगर उसने परफॉर्म कर लिया तो फिर आपको वापस कम बैक करना जो है ना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ तो अब ये सिलसिलेकार है कि कोई बंदा 2 साल बाद, 4 साल बाद भी वापस आ जाता है क्योंकि इनके पास अब नेमो बदल नहीं निकल रहा, कोई रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही है, कोई रिप्लेसमेंट की तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं, तो आपको जो है वो वापस प्लेयर्स को बुलाना पड़ता है। जैसे आपने पुराने प्लेयर्स में अभी आप देख लेंगे, अभी ये पिछले दौर के ही कुछ प्लेयरों को तो कभी किसको वापस बुला रहे हैं, कभी दोबारा बार बार कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ, कोई बाहर लीग खेल रहा है उसको बुला रहे हैं कि आ जाओ। हमारे टाइम पे तो ये सिलसिलेकार था ही नहीं। हमारे टाइम पे तो अगर किसी कोई बाहर गया है तो उसको बुलाने की जरूरत भी नहीं है, दूसरा तैयार है। तो वो उस वक्त बहुत मुश्किल था, अब तो बहुत आसान है पाकिस्तान का कलर लेना। कभी सोचा था कि पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलने के साथ साथ ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे आप? फैब, मैं एक्चुअली, मेरे जो बैकग्राउंड है वो एक बिजनेस फैमिली से है और मैं अपने खानदान में एक वाहिद प्लेयर था जो कि हॉकी में ऐसे प्लेयर इस लेवल, ओलंपिक लेवल तक खेला हूँ अपने पूरे खानदान में वाहिद। वरना मेरा एक कज़न जो है वो क्रिकेट में थोड़ा पाकिस्तान के जूनियर तक आए हैं, और एक मेरा कज़न जो है वो पाकिस्तान की स्कॉश टीम में भी जूनियर्स में आया है। लेकिन ये कि वो जो ओलंपिक्स तक का लेवल है वो मैंने ही अचीव किया, और मेरा आना बहुत इत्तफाकिया था कि मैं हबीब पब्लिक स्कूल से खेलता था जहां से हसन सरदार, सफदर अब्बास, अयाज महमूद, सुहेल अब्बास, कामरान अशरफ, अहमद आलम, ये सब प्लेयर उसी में से आए, उसी स्कूल में से। तो हमारा शौक जरूर था, मैं स्कूल टीम का कैप्टन भी था, वहां से खेला। तो मेरी गुड लक ये हो गई थी कि मैंने वहां से जब एक क्लब ज्वाइन किया था तो वो शाहीन हॉकी क्लब था। शाहीन हॉकी क्लब की एक बात ये कि उसकी मैनेजमेंट जो थी, जो मेरे उस्ताद भी रहे मोहम्मद अकरम साहब, उन्होंने क्या था, उनकी वो गुड लक ये थी कि वो हॉकी स्टेडियम के बाहर का जो ग्राउंड है, जो कि अब हेलीपैड हो गया आर्मी का, वहां पर हमारी ट्रेनिंग हुआ करती थी। तो 84 में हम लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी क्लब। तो पीआईए की जूनियर टीम का कैंप लगा था जिन्होंने फैसलाबाद में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप खेलने जाना था। तो हम वहां पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उस वक्त के जो पीआईए के कोच थे, जो कि पाकिस्तान के 3 टाइम्स ओलंपियन रहे, अल्लाह पाक उनको अपनी जन्नत में जगह दे, सईद अनवर साहब, वो वहां पर कोई आधा पौना घंटा पहले ग्राउंड में आ जाते थे और हमारी प्रैक्टिस देख रहे होते थे। उन्होंने 3-4 दिन हमारी प्रैक्टिस देख के, हम 3 लड़के थे, 3 लड़के, हाँ, हम, इमरान, मैं और, हाँ, 3 या 4 लड़के थे, हम लोग को बोला कि भाई कि आप लोगों ने
नेक्स्ट डे से जो है ना पीआईए की ट्रेनिंग पे आना। तो हमारी मैनेजमेंट ने, क्लब ने कहा कि जी आप पीआई की प्रैक्टिस पे जाएं। तो मैं फिर पीआई की प्रैक्टिस पे जाने लग गया। हम वहां से पीआई की प्रैक्टिस करते करते पीआईए ने हमें टीम में रख के फैसलाबाद भेजा। फर्स्ट टाइम मैं पीआई को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम जूनियर चैंपियनशिप खेलने गए 84 में फैसलाबाद, और वो जब चैंपियनशिप थी वो हमने जीती थी, गोल्ड मेडल लिया था। फिर मैं पीआईए से खेलने लग गया ऐसे ही। 500 रुपए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया पीआईए में, कोर्स में, और मैं ऐसे ही खेलता रहा। मतलब आपको मैं यहाँ तक बता दूं कि मैं जब पाकिस्तान की जूनियर टीम में फर्स्ट टाइम आया था और मैंने आके जी अपने घर में बताया था कि भाई कि मैं जो है पाकिस्तान की जूनियर टीम में आ गया हूँ, तो मेरी फैमिली का जो रिएक्शन था वो बड़ा नॉर्मल था कि बच्चे का शौक है, खेलना चाह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, खेल ले, सही फिर तो सही आगे से कारोबार ही सही। करना है। बट फिर उसके बाद यहाँ पर जर्मनी के साथ हमारे मैचेस थे जिसमें जी गोल स्कोर हुआ है। तो ऑफिस में मेरे फादर को, उनके जो वहां पर मार्केट थी, वहां के जो लोग थे, उन्होंने अब्बू को मुबारकबाद दी कि भाई के आपका बेटा खेल रहा था, गोल किया, माशाल्लाह जीत गए ये वो। तो फिर अब्बू को उस वक्त पता लगा कि भाई के नहीं है। उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम खेलो। और फिर मैं खेलता गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि वहां से ही मैं पाकिस्तान की जूनियर टीम, फिर सीनियर टीम, फिर इस तरह मैं क्वालिफाई करता गया कि मुझे मेरे उस्ताद बहुत अच्छे मिल गए थे। अब्दुल वहीद साहब थे स्कूल में, अकरम साहब थे क्लब में, सईद अनवर साहब जैसे, असद मलिक साहब अल्लाह उनको नसीब करे, वो मिल गए पीआईए में। तो वहां से फिर जो एक दौड़ पकड़ी है तो बस फिर पकड़ते ही चला गया। अल्लाह पाक ने फिर दुनिया के सारे टाइटल खिला दिए, 2 ओलंपिक्स खिला दिए, और फिर उसके बाद कोचिंग लाइन में आ गए। फिर एफआईएच की सर्टिफिकेशन हासिल कर ली एज ए कोच इंटरनेशनली। फिर अभी एक एजुकेटर कोर्स भी हो गया हूँ, एजुकेटर भी हो गया हूँ एफआईएच का। तो वो फिर इसी में चलता गया, साथ साथ कारोबार को भी देख रहे हैं, साथ साथ हॉकी को भी देख रहे हैं। सही। अगर हम लोग बात करें बार्सिलोना ओलंपिक्स 1992 की, उसमें पाकिस्तान की टीम की बहुत अच्छी पोजीशन थी। पाकिस्तान की टीम ने अपना कोई भी पूल मैच नहीं हारा था, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त हुई। तो क्या आप लोगों को उस वक्त कैसा फील हुआ कि एक टीम जो सारे मैच जीतते आ रही है, वो वहां पे आके सेमीफाइनल में पहला मैच हारी और उससे फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकी? क्या जज्बात थे आपके? वैसे मैं ये बताता चलूं आपको कि हम उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और जी हमने 92 ओलंपिक से पहले एक टूर्नामेंट खेला था, 7 नेशन बीएमडब्ल्यू ट्रॉफी हॉलैंड में, जो हम जीत के आए थे। ओके। और उस पर ही हम लोग उनसे मिलने गए थे। तो हमने उनसे गिला किया था कि आप क्रिकेटर्स को बहुत नवाजते हैं, हॉकी प्लेयर्स को आप नहीं देखते। तो नवाज शरीफ साहब ने हमसे बात की थी कि भाई कि आप जो है मुझसे कुछ वादा कर लें, ओलंपिक पे जा रहे हैं तो आप जब वापस आएंगे ना, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोग क्रिकेटर्स को भूल जाएंगे। ये बड़ी बात थी, उन्होंने हमसे की थी, और बड़े अच्छे माहौल में उन्होंने हमसे ये बात की थी। तो हम लोगों ने फिर उनको बताया कि भाई कि वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड मेंटली एंड फिजिकली फॉर गोल्ड मेडल। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मार्जिन रख लो, सिल्वर का, ब्रॉन्ज का। हमने कहा हमने सोचा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर गोल्ड लेके आओगे ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम लोग क्रिकेटर्स को भूल जाओगे। तो खैर वहां पर गए थे, और मैं आज कितने साल हो गए इस बात को, और आज भी मैं उसको कभी सोचता हूं ना, तो मतलब इट्स बैड ड्रीम जिसको कहते हैं ना कि यार कि वो बिल्कुल। याद करना। लेकिन लेकिन अगर मैं बार्सिलोना ओलंपिक्स को सामने रखता हूं, क्योंकि बार्सिलोना की जो टीम थी ना हमारी, वो किसी भी तरह गोल्ड मेडल से कम की टीम नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात मेंशन कर दूं कि मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारी जो टीम थी ना सॉरी, जो टीम थी उसमें जो प्लेयर्स का एटीट्यूड था, कुछ का एटीट्यूड ओलंपियन होने का ख्वाब था, वो ओलंपियन हुए थे तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया था, माइंडसेट चेंज हुआ कि अब तो हम ओलंपियन हो गए। और कुछ की टीम में सिलसिलेकार, कुछ जिसे कहते हैं ना ग्रुपिंग सी और ग्रोबंदी ऐसी उन्होंने उस वक्त वहां क्रिएट कर दी कि उस वक्त हम कुछ भी कर लेते शायद गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। क्योंकि
गोल्ड मेडल जीतने के लिए, एक टीम को जीतने के लिए आपका नीयत का बेहतर होना बहुत जरूरी है, नीयत का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेहनत सब की हुई है और आपकी नीयत खराब है, आप नहीं जीत सकेंगे। तो हमारे कुछ प्लेयर्स का ऐसा सिलसिलेवार हुआ था, तो वो एक बड़ा ही गंदा एक टाइम था जो कि हमने गुजारा था। बट ये कि उसका खुमियादा हम सब ने भुगता है। गो के हमने वो लास्ट सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल ही है जो पाकिस्तान लेके आया था। 92 के बाद तो मेडल ही नहीं आया। वो चीज जो ना आज भी तंग करती है। और अगर उन प्लेयर्स को अब समझ आई हो सारा कुछ को कि किसी ने भी कुछ हासिल नहीं किया, सब ने अपना नुकसान किया। और जर्मनी के जो कोच थे पॉल लेजेक, उन्होंने एक बड़ी बात की थी, डिफरेंट थी। उनसे जब मुलाकात हुई थी, क्योंकि जर्मनी जीत गया था ओलंपिक्स, तो पॉल लेजेक के साथ हमारी अच्छी वो थी। तो पॉल लेजेक से हमने वो दिया, तो हमने पॉल लेजेक को कहा कि तुम्हारी गुड लक हो गई ये कि तुम सेमीफाइनल में हमारे साथ आ गए। तो उसने एक बड़ी बात की, उसने कहा कि यार कि मेरा एक माइंडसेट था कि यार कि पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल जो है ना है, खेलना ना पड़े, अगर फाइनल है तो फाइनल में देखेंगे। मगर वो कहता है कि दूसरे सेट पे, दूसरी जगह पे मैं ये भी सोचा था कि आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैंने उसको कहा पॉलिसी को कि आपकी तो दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, कि आप कह रहे हैं मैं खेलना भी चाहता था और नहीं भी। उसने कहा था कि आपके साथ मैं खेलना इसलिए चाहता था कि आप लोग कोई प्लान से नहीं खेलते थे, आप लोग सारा का सारा अपने टैलेंट पे खेलते थे। आप लोगों को कोई प्लान नहीं होता था कि आप किस प्लान से जाएंगे, आपका कोई प्लान नहीं होता था, आप सारा का सारा अपने टैलेंट पे खेलते थे। तो मैं खेलना चाहता था कि आप लोगों को टैकल करना मुझे आसान होता है। लेकिन डर मुझे यह लगता था कि कोई एक दिन भी होता है जिसमें कि आप लोग किसी को भी नहीं देखते सामने। तो मैं कहता था कहीं वो दिन वो ना हो, क्योंकि उस दिन कुछ भी कर लो आप लोग पकड़ाई में नहीं आते हो और आपसे डर लगा रहता है हमको। तो मैं फिर मैंने कहा, बड़ी एक ये कॉम्प्लीमेंट भी था और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी सोचने की बात थी कि हम वाकई ऐसे ही जाते थे, अपने ही टैलेंट पे ऐसे खेला है। कोई इतना हमारा प्लान, जैसे कि आज के दौर में पूरा प्लान बनता है कि ओपोनेंट के एक एक प्लेयर को जज करना और उसको वीकनेस उस टीम की पकड़ना, उस टीम की जो स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर अपने लड़कों को फीडबैक देना कि ये जगह उनकी बहुत स्ट्रांग है, इससे बचना है और यहाँ पे बहुत सख्त रहना है, ये एरिया इनका बहुत वीक है जहां से हमें अटैक को पेनिट्रेट करना है। तो इस तरह के काम उस वक्त नहीं थे जैसा कि अब हम प्लेयर्स को वीडियोस देख के सारा कुछ करके फीडबैक देते हैं। बट उस टाइम पे वो भी बहुत था जो कि था, हमारे मैनेजमेंट करती थी हमारे साथ, हमको सारा समझाती थी कि कैसे खेलना है, सारा कुछ है। तो ये चीजें बड़ी चली हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 92 जो है ना, वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक नाइटमेयर है, कभी भी अगर सोचते हैं उसके बारे में। सही। आपने पाकिस्तान को हमेशा विक्ट्री स्टैंड पे देखा है, चाहे ओलंपिक्स हो या कोई और इवेंट हो। तो अब कितना दुख होता है जब पाकिस्तान की टीम ओलंपिक्स तो दूर वर्ल्ड कप तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। दुख की बात तो ऑब्वियसली बहुत दुख होता है, बल्कि कि जिस तरह का मैं ये कहूंगा कि कभी कभी जो है ना वो गुस्सा इतना आता है इस चीज को देख के। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ वजूहत है इसकी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं वजूहत समझता हूँ वो ये है कि हमारे प्लेयर्स अब वैसी ट्रेनिंग भी नहीं करते हैं जैसे कि पहले प्लेयर्स करते थे। अब प्लेयर एक लीग खेलने जाता है, वो छोटी सी चीजों को सीखता है, छोटे से कोच के साथ जाता है, तो उसके बाद वो कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा मालूमात हो गई। वो अपनी चीजों को ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस वक्त की हॉकी का। दूसरा मैं ये कहूंगा कि हमारे जो इस वक्त कोचिंग का भी लेवल है वो नहीं है जो कि होना चाहिए। आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपका जो
कोचिंग स्ट्रक्चर है ना वो बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मैनेजमेंट जो है ना, उस मैनेजमेंट में सबका एक दूसरे से तालमेल करना होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ होता यह है, पिछले 15 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि जो भी मैनेजमेंट होगी टीम की, वो मैनेजमेंट अनाउंस होती है टीम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करते हैं कि जी कि ये 5 बंदे पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट में, और भले ही उनका जो है ना, उनमें से एक का जहन इस तरफ जा रहा है, एक का जहन इस तरफ जा रहा है, बाकी का जहन दूसरी तरफ जा रहा है जी, तो वो 5 लोग खेलते हैं अपने हिसाब से, फिर वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो नहीं बनता। होना ये चाहिए कि आप एक आदमी डिसाइड करें और उस आदमी को जिम्मेदारी दें कि आप अपनी टीम लेके आओ, बिल्कुल वो अपनी टीम के साथ आए और उसको 2 साल 3 साल जो भी टाइम देना उसको दें, और उसमें उसका ग्राफ चेक करें। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है, भले स्लो जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उसके नाम के साथ लाल निशान लगना चाहिए कि ये अगले 2 साल या 4 साल वापस कोचिंग में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फिर वो कोच भी, अगर मिसाल ले लें, अगर मुझे कहते हैं और मैं अपने साथ कोई मैनेजमेंट रखता हूं और मैं उस मैनेजमेंट में बेईमानी करता हूं कि मैं किसी के साथ किसी को अकोमोडेट करता हूं, तो मुझे जो है ना अपने आप का भी आएगा कि मैं 4 साल के लिए फारिग हो जाऊंगा अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया। सही। तो आई हैव टू टेक माय टीम, वेरी बेस्ट टीम, जिसके साथ मेरा कॉम्बिनेशन सेट हो, जिसके साथ मेरा माइंड सेट हो, ताकि वो जो परफॉर्मेंस है, जो कि टीम की ट्रेनिंग है, उसमें कहीं खलल ना है। अब होता ये है कि एक आदमी चाहता है कि नहीं यार ये ट्रेनिंग मैं कराऊं, यूं होनी चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं यार ये ट्रेनिंग यूं नहीं यूं होनी चाहिए, और इन दोनों में आपस में लड़ाई रहती है। तो ये चीजें होती हैं और हो रही हैं। तो अभी ये सब चीजों के ऊपर अगर आपने काबू नहीं पाया तो शायद आप अगले और 10 साल 15 साल कहीं नजर नहीं आएंगे। तो इन चीजों को हमने काबू पाना बहुत जरूरी है। प्लेयर्स जो है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। अब देखिए अभी ये कोविड की सिचुएशन आई है, अब ये 4 महीने आप घरों पे हैं, कोई गेम्स नहीं हो रहे। अब 4 माह अगर वो प्लेयर बैठ के घर में निहारियां खाएगा या कौरमे खाएगा तो फिर तो काम खत्म हो गया उसका। सही। उसको इस कोविड सिचुएशन में जो भी पोजीशन उसके पास है, उसके घर के करीब की, उसके घर के बाहर के रोड की, या उसके घर के अंदर स्टेयर्स की, या उसके घर के अंदर के सहन की, उसको अपने आप को इन रिदम रखना पड़ेगा। ये उस प्लेयर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको कहते हैं कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसने लेनी है ना अपनी, वो लेगा कि यार मुझे 4 महीने के बाद जब जाना है तो मैं अभी इस लेवल पे हूं, तो मैं 4 महीने के बाद सबको इस लेवल पे मिलूं। जिसका के अभी अब आई डोंट नो, वो कोशिश कर रही है मैनेजमेंट पाकिस्तान हॉकी टीम की कि उनको ऑनलाइन क्लासेस भी कराई हैं, ऑनलाइन के लेक्चर्स भी हुए हैं, इवन दो कि मैंने भी एक लेक्चर दिया था उनको जिसमें मैंने एम्फसाइज किया था उनके ऊपर, इसी चीज के ऊपर कि अभी इस वक्त nobody is watching you, कोई आपको देख नहीं रहा। अब आप अपने जज हैं खुद, यहाँ तो आप आ जाएं हीरो बन के या फिर जीरो होके आ जाएं। आप जीरो होके आएंगे, आपकी मैनेजमेंट को बहुत तकलीफ होगी आपको वापस हीरो तक पहुंचाने में। अगर आप हीरो होके आएंगे तो उनको आपको फर्दर आपको सुपरस्टार बनाने के लिए आसानी होगी। तो ये चीजें समझने की है, अपने ऊपर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की है। अब अगर वो प्लेयर समझ जाए और कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर हमको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। डिक्लाइन जो है वो एक ही साथ स्टार्ट नहीं होता, डिक्लाइन स्टार्ट होने में कोई वजूहात होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी का डिक्लाइन कब स्टार्ट हुआ? देखिए पाकिस्तान हॉकी का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है जब ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब ने भी अपने 1-2 साल गुजार दिए थे। ब्रिगेडियर मुशर्रफ साहब ने क्या किया कि अपने लोग लेके आए और उनको ऐसा कर दिया कि वो जो है बस वो कहते थे कि मैं ही हूं। जैसे कर्नल रऊफ साहब थे, वो ऐसे हो गए थे कि जैसे कि नौजुबिल्ला के वो खुदा बन के बैठ गए थे कि यहाँ पर कि जी जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, और उन्होंने हॉकी की तबाहकारियां की है। आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से भी कंप्लेन्स आई उनकी।
तो आपको ऐसा आदमी अपने साथ रखनी चाहिए, अपनी टीम रखनी चाहिए, जिनका के लेवल जो है, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, जब आप कहीं काम पे जाते हैं ना, कहीं उतार आता है, कहीं चढ़ाव आता है, तो आपको उस उतार चढ़ाव को मैनेज करना होता है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना होता। सही। तो वो उस वक्त से शुरू हुए हैं, और जैसे कि उन्होंने कुछ उस वक्त के प्लेयर्स थे जो कि बहुत अच्छे थे, उन्होंने उस पर वैसे ही लकीर मार दी थी कि मैंने नहीं लेना, चाहे आप कुछ करो। तो ये दीज वर द ड्रॉबैक्स। देखिए, एक प्लेयर जो है ना, उसको प्लेयर बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसको उस प्लेयर से जीरो करने में कोई टाइम ही नहीं लगता। आपको उस इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं समझता हूं कि उस वक्त से ये शुरू हुआ। फिर माशाल्लाह से हमारे खुद कोचेस भी आए जिन्होंने फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा किया। फिर मैनेजमेंट्स में भी फेवरेटिज्म ही रहा। ये फेवरेटिज्म ने इस हॉकी को तबाह कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कभी भी मार्केटिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आप हमेशा हाथ फैलाए बड़े हुए होते हैं कि जी कि आप हमें पैसे दे दें, बस। आपने कभी भी कोशिश नहीं की है कि आप पैसों को जनरेट करें अपने प्रोडक्ट को सामने लाके। अभी आपकी प्रोडक्ट बनती नहीं है और आप खड़े हो जाते हैं कि जी कि मुझे इतने करोड़ रुपया चाहिए। ऐसे कोई भी इतने करोड़ नहीं दे सकता आपको। अभी अगर कोई क्रिकेट के लिए बोले कि मुझे 40 करोड़ चाहिए, तो वो भाग कर आएंगे, आपको देंगे, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट तैयार हो गई आपकी। बिल्कुल। उसको माइलेज मिलेगा। आपकी प्रोडक्ट आपको तैयार करने के लिए आपकी मार्केटिंग टीम का अच्छा होना बहुत जरूरी। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है वो कासिम ज़िया जब प्रेसिडेंट थे और आसिफ बाजवा जब सेक्रेटरी थे, वो उस वक्त आया था जब इनके पास बहुत फंड था, इनको बहुत फंड मिला था। लेकिन ये वो फंड कहाँ गया, उस फंड को यूटिलाइज कैसे किया गया, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। क्योंकि उस पे पीपल्स पार्टी के जो गवर्नमेंट थी, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी एक दफा सक्खर में। जो सक्खर के हैं, क्या नाम है उनका, जो लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, क्या नाम है उनका? खुर्शीद शाह। खुर्शीद शाह था। उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था यार कि हमने कासिम को बहुत पैसा दिया था। उन्होंने जो अमाउंट मेंशन किया था, मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, कि 97 करोड़ टू 1 अरब की बात कर रहे थे वो। तो अब इतने पैसों में तो बहुत कुछ बन सकता था। बिल्कुल। आई डोंट नो, मुझे ये मालूम नहीं है, ये भी नहीं कह रहा। हो सकता है उन्होंने पैसों को किस तरह यूटिलाइज किया, आई डोंट नो। मगर ये कि उस वक्त इसके ऊपर जितना काम हो सकता था वो काम नहीं हो। फिर अभी दौर फिर राना मुजाहिद का आया, फिर शहबाज का दौर आया, इन्होंने भी इस पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये जो मैनेजमेंट थी ना, इन मैनेजमेंट ने हॉकी को नुकसान ही हुआ है। अभी देखें, इन्होंने सब, अभी ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर है, वो अपनी कोशिश से जितना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले टाइमों में किया भी है। और ऐसा भी किया है कि टीम के जाने से पहले पूरे उनके ड्यूज वगैरह क्लियर किए। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट, तो यही कर सकता है एक प्रेसिडेंट, फंड ला सकता है और फंड्स को सारा कुछ कर सकता है सिलसिला। लेकिन जब आप परफॉर्म ही नहीं करेंगे, तो वो दोबारा फंड लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे आप आते ही 8वें पोजीशन पर हैं, तो आप कौन से फंड की बात करते हैं। तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको उसको बनाने के लिए, उसको काम करने के लिए विक्ट्रीज का लाना बहुत जरूरी है। अब विक्ट्रीज के लिए हर जो आपका डिपार्टमेंट है, प्लेयर्स का, कोचिंग का, टॉप मैनेजमेंट का, मार्केटिंग का, ये बहुत जरूरी है। ये सब चीजें अगर मिलके एक सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगी प्रॉपर नेक नीति से, तो फिर आप विक्ट्री स्टैंड पे आना शुरू हो जाएंगे। और विक्ट्री स्टैंड पे आप आए नहीं, आपकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है, फिर तो आप आज के दौर में जहां पे के इतना मीडिया का दौर है, इसमें तो प्रोडक्ट को सेल करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट प्रोडक्ट बनाना बहुत जरूरी है। सही। सर, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की हॉकी जो है वो सिर्फ पंजाब और थोड़ी बहुत सिंध के गिर्द घूमती है, बाकी जो दूसरे सूबे हैं उन्हें बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है?
मेरे ख्याल में सिर्फ पंजाब में ही घूमती है, बाकी सारे सूबे नेग्लेक्ट होते हैं। मगर सारे सूबे नेग्लेक्ट होने में उन सूबों का भी बहुत बड़ा कसूर है। देखिए, इस वक्त अगर हम सबसे बड़ा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है ना, बड़ा बड़ा रकबे के हिसाब से सब जगह, वो पंजाब है। तो हम ये मान सकते हैं कि पंजाब की मेजॉरिटी आ सकती है, मगर हम ये नहीं मान सकते कि आपका इतना बड़ा सिंध, इतना बड़ा कराची, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी का कराची, और उसमें से प्लेयर नहीं निकल रहे हो। आपके अंदर इंटीरियर में सिंध में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं, मगर एक्चुअली चक्कर ये हो रहा है कि यहाँ पर एसोसिएशंस जो है ना, वो फेसबुक की हॉकियां खेल रही हैं जी। वो अब ये जो हॉकी ज्यादातर है ना, ये फेसबुक की हॉकी हो गई है। लोग फेसबुकों पे आके अपनी हॉकी की ट्रेनिंग है और ये वो दिखा रहे हैं। जो एक्चुअल काम होना है ना, वो काम नहीं है। तो इससे निकलना चाहिए इनको, क्योंकि बातें ये बहुत ज्यादा करते हैं सब। जो भी सेक्रेटरी को ले आओ, जो प्रेसिडेंट को ले आओ, वो बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, एसोसिएशन का सेक्रेटरी के जी कि ये है। अभी हमारे यहाँ पर थे तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जी कि मेरे पास जो है 470 लोगों का पूल है, 470 प्लेयर्स का पूल है। और एक ट्रायल्स यहाँ पर हुए थे जिसमें कि सिलेक्टर थे हसन सरदार साहब, अयाज महमूद साहब, और मैं उसमें बैठा हुआ था। तो 3 दिन में बड़ी मुश्किल से 56 लड़के आए थे। तो वो बाकी 470 किधर गए? और 56 में से भी बहुत ज्यादा लोग इंटीरियर सिंध से आए थे। तो कहने की बात यह है कि व्हेन यू आर सिटिंग ऑन मीडिया, जब आप टीवी पे बैठे हुए हैं, अभी अगर मैं आपको बोल दूं मेरे पास यहाँ पर 500 प्लेयर्स का पूल है, तो यार एटलीस्ट मुझे उसको प्रूव करना चाहिए कि मैं 500 प्लेयर्स का पूल देता हूँ। उससे बेहतर ये नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि मेरे पास 25 प्लेयर्स का पूल है एंड आई एम वर्किंग ऑन 25 प्लेयर्स। तो अगर आप सच बोलेंगे तो आप सच को काम कर सकते हैं। आप आके ही मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं और आप दिखाना चाह रहे हैं कि जी कि हम तो ये कर रहे हैं, वो काम का कोई फायदा नहीं है। अभी मैं कराची हॉकी एसोसिएशन की बात करता हूं कि एक लड़के के बारे में बड़ी अच्छी वीडियो चली कि वो लड़के के पास जो ना बड़ा स्किल लेवल था, वो हॉकी पे बॉल को उठाता था, हवा में ऐसे ऐसे करता था, हॉकी को ऊपर बॉल फेंकता था, बॉल हॉकी पे आके रुक जाती थी। वो बड़ी अजीब सी सर्च वो कर रहा था एक्सरसाइजेस, और उसमें बड़ा कंट्रोल दिखा रहा था। तो उसको बड़ा इन्होंने अप्रिशिएट करके नौकरी का भी किया, सारा कुछ किया। तो मुझे किसी ने फोन करके पूछा कि मीडिया से ही कि कमर भाई आपका क्या ख्याल है, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई है ये। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि किसी को नौकरी मिल जाना जी, मगर ये कहना कि एक आदमी कर्तव्य दिखा रहा है, वो देखना ये है कि जब गेम सिचुएशन होगी वो उस वक्त कौन सा कर्तव्य दिखा सकता है। जब प्रेशर सिचुएशन होगी कि उसके आगे 2 प्लेयर खड़े हुए होंगे छीनने के लिए बॉल, उस वक्त ये कौन सा कर्तव्य दिखा सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। घर की छत के ऊपर या घर के सहन के ऊपर एक कर्तव्य दिखा देना और उस पर कह देना कि ये पाकिस्तान टीम में आ जाएगा, नो, इट्स नॉट फेयर। आप झूठ बोल रहे हैं, मीडिया में सब गलत काम कर रहे हैं। आप उस प्लेयर को भी जो है ना एक अलग से शय दे रहे हैं कि भाई कि तुमने ये बस थोड़े से कर्तव्य दिखा दिए तो तुम्हारे लिए लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान टीम के लिए। तो जैसा मैंने बोला ना कि इस वक्त पाकिस्तान टीम में आना, पाकिस्तान टीम का कलर लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। 2 कर्तव्य दिखा लिए, ओहो मीडिया में 4 बंदों ने वो कर दिया, तो उसके बाद आप आए, यू आर ऑन। तो ये सब चीजों के ऊपर ये डिक्लाइन है। एक्चुअली ये लोग समझ रहे हैं कि हम मीडिया पे आके ये दिखा रहे हैं, सारा कुछ है, ये हकीकत में उसका इम्पैक्ट जो है ना वो डिक्लाइन है। आपको इसका इम्पैक्ट अच्छा उस वक्त नजर आएगा जिस वक्त आप सच बोलेंगे, आपके अंदर सच्चाई की हिम्मत होगी कि नहीं, मेरे पास वक्त 15 प्लेयर हैं और मैं 15 प्लेयर्स पे काम कर रहा हूँ और 15 प्लेयर्स के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात। क्योंकि इस वक्त दौड़ ये है कि मैं इस पोजीशन में आ जाऊं, मेरे पास ये चीजें हो जाएं, मुझे ये कुर्सियां मिल जाएं, तो मैं ये दिखा दूं 470 प्लेयर्स का पूल है, मेरे पास ये है, मैं वो कर रहा हूं। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। सही। जब आप पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते थे तो उस वक्त जब आप ट्रेनिंग करते थे तो क्या वो ट्रेनिंग
आम नॉर्मल सी होती थी या काफी हार्ड के, जैसे अभी के पाकिस्तान के एक कप्तान थे हॉकी के, उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ नान चने खाकर ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जबकि जब आप उस वक्त जब पाकिस्तान के लिए खेले तो उस वक्त हॉकी में इतना पैसा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मेडल्स जीते। तो क्या वाकई पाकिस्तान की टीम को वो ट्रेनिंग नहीं मिलती? देखिए, एक हद तक मैं जो हूँ वो इस बात से, जो भी पाकिस्तान के किसी भी फॉर्मर कैप्टन ने ये बात की है उससे एग्री कर लेता हूँ। एग्री ये करता हूँ कि जैसे कि हम लोग के टाइम पर तकरीबन दिन में 7 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, 3.5 घंटे का सुबह सेशन होता था, 3.5 घंटे का शाम। और ये बात फैक्ट है कि जब 3.5 घंटे का सेशन आपने ट्रेनिंग की होती थी, उसके बाद आपकी भूख, आपको खाना भी वैसा चाहिए, आपको डाइट वैसी चाहिए। हमारे टाइम पे इतना डाइटेशन वाला गेम नहीं था कि जो कि आपको ऐसी डाइट दें जिससे कि आपका फैट लेवल और ये चीजें जो है ना बढ़े नहीं और आपका परफॉर्मेंस ग्राफ नीचे ना आए। लेकिन ये मैं मानता हूं कि जब हम वहां पर, ये हॉकी का ड्रॉबैक रहा है, जब हम इस्लामाबाद में जैसे कैंप होता था, हम जब वहां पर अब 3.5 घंटे की ट्रेनिंग की हुई है तो भूख तो लगनी है आपको। बिल्कुल। जब हम कोई रोस्टेड पीस खाते थे चिकन का और फिर खाने के बाद हम बोलते थे कि एक और दे दो, तो वो कहते थे कि नहीं, आपको एक ही अलावा है। तो हमको बाहर जाके अपने पैसों से खाना पड़ता था। तो हम लोग तो खा लेते थे जाके, क्योंकि ठीक है अल्लाह पाक ने दिया था, सारा कुछ था, मगर हर प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं सही। समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इस ड्रॉबैक में मसला ये है कि अभी जो प्लेयर्स हैं वो वैसे ट्रेनिंग नहीं करते जैसे कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। मैं इस, और अभी के कैंप्स में अगर मैं पिछले कुछ 7-8 साल के कैंप निकाल के देख लूं, उसमें इनकी डाइट के ऊपर बहुत ख्याल किया गया है। मतलब इनको जिस तरह की डाइट खिलानी चाहिए, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद होनी चाहिए, उनके जो है एनर्जेटिक पाउडर्स वगैरह, ये हमें तो कभी एनर्जेटिक पाउडर का सब आया ही नहीं था, अब इनको ये सब चीजें दी जाती है। मगर ये है कि आज भी वो प्लेयर बोलता है, क्योंकि उसका अलाउंस कुछ नहीं है, वो दाल चने की बात करता है कि हमें दाल चने खिला के जो है ना वो नहीं कर सकते। उससे मैं एक जगह पर इत्तेफाक करता हूं कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक दूसरी जगह ये भी है कि उनका काम अब थोड़ा सा ही, इतना सा काम करके उनको दाल चने की फिक्र हो गई है। अगर हमसे पहले वाले प्लेयर हम लोगों को देखेंगे, इतना काम करने के बाद भी होता था ये, मगर हमने कभी आके मीडिया में किसी को ये नहीं बोला कि हमको दाल चने मिलते हैं। लेकिन हमने कहा था कि नहीं, हमने काम करना है, काम करना है, हमने काम करने की कोशिश की है। सही। क्या वजह है कि जो पाकिस्तान के साबिक ओलंपियंस हैं, जो अपने दौर में बहुत अच्छे हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और जिन्हें पूरी दुनिया ने सराहा है, मगर वो जब मैनेजमेंट में आए या कोचिंग में आए, मैनेजमेंट में मतलब कि वो हॉकी के सेक्रेटरी बने या कुछ और मैनेजमेंट में या फिर कोचिंग स्टाफ में आए, तो वो उस लेवल को बरकरार नहीं रख सके और पाकिस्तान की हॉकी वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर सकी कि जैसा होना चाहिए था। सब नाराज हो जाएंगे मेरी बात पे सर आप लेकिन मैं कह देता हूं आपको कि मैं ये समझता हूं कि हॉकी का जो नुकसान हुआ है ना, जो इन फॉर्मर ओलंपियंस का है, वो लेट 70s और अर्ली 80s के बैच ने सबसे ज्यादा किया। जिन्होंने अपने जॉब्स की, बहुत अच्छे तरीके से जॉब्स की, पीआईए, कस्टम्स, बैंक्स में अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए, उन दौरान उन्होंने 15 साल हॉकी को पूछा नहीं। जब वो 60 साल की उम्र में आके रिटायर हुए और अब उनको कुछ करने को नहीं था, उन्होंने कहा क्या करें, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने बोला दोबारा हॉकी में जाओ। अब जब वो दोबारा हॉकी में आए तो जहां वो हॉकी छोड़ के गए थे, अब वो हॉकी यहां पहुंच गई थी। जी बिल्कुल। तो अब उसको मीट करना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो किसी ना किसी तरह प्रेशर देके, इंटरव्यूज में आके, सामने बुरा भला कह के अपने आप को उस पोजीशन पे ले आए, लेकिन उस पोजीशन पे आ गए जहां के लिए वो कैपेबल नहीं थे। ठीक है,
कोचिंग के लिए तो मैं 100% श्योर हूं कोई भी नहीं था, लेकिन ये कि अब वो आ गए तो अब उनकी सुननी भी पड़नी थी, फेडरेशन सुनती भी थी, तो उसमें उनको नुकसान हुआ बहुत, पाकिस्तान की हॉकी को बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान हॉकी में क्या ओलंपियंस की आपस में नहीं बनती और लॉबी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है? अगर एक ओलंपियंस चीफ सेक्रेटरी या हॉकी का सेक्रेटरी बनता है तो दूसरा ओलंपियंस जो है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर वो ओलंपियन उस पोस्ट पर आता है तो कुछ दूसरे ओलंपियंस उसके खिलाफ हो जाते हैं, बेशक वो सही काम करे या गलत। देखिए, ये तो हॉकी का जो सिलसिलेकार होगा ना, हॉकी का जो सिलसिलेकार होगा उसमें हॉकी प्लेयर ही बोलेगा, और ओलंपियंस का नाम ज्यादा आ जाता है, ओलंपियंस ही बोलेंगे, ज्यादातर आपस में बात करेंगे, कोई ना कोई मीडिया भी ओलंपियंस के पास जाएगा। अभी एक नाम ओलंपियंस बहुत ज्यादा चल गया, क्योंकि ओलंपियंस बहुत बड़ा नाम है, एक ओलंपियन होना बहुत बड़ा नाम है, वो ज्यादा चल गया है। अगर आप क्रिकेट में देखेंगे तो क्रिकेट में जो मिसबाह उल हक को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो टेस्ट क्रिकेटर्स ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल, कोई आम आदमी बैठ के तो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। सही। उसको कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर ही है, जो टेस्ट क्रिकेटर ही है, वही क्रिटिसाइज कर रहा है। अगर कोई वकार यूनुस को क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो भी कोई टेस्ट क्रिकेटर ही कर रहा है। तो ये टेस्ट क्रिकेटर ही करेंगे ना, तो इस तरह ओलंपियंस ही करेंगे। तो कोई भी, अब आप मैं समझता हूं कि अगर आप किसी भी एक ओलंपियन को ले लें कि वो सेक्रेटरी है और वो एक साल में 7 टूर्नामेंट खेलता है, जिसमें से वो 4 टूर्नामेंट में विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आ जाता है, तो कौन सा बेवकूफ ओलंपियन होगा जो उसके खिलाफ बोलेगा? बिल्कुल। लेकिन अगर एक बंदा जाता है, वो उसकी टीम जो है 12 टीमों में से 7 टीमों ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना है, और आप 7 टीमों में भी क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप ये बता दें कि कौन सा ओलंपियन होगा या कौन सा प्लेयर होगा जो उसके खिलाफ नहीं बोलेगा? बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये चीजें, और वहां पर ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। तो आपके जो डिसीजंस होते हैं कि आपने मैनेजमेंट में किसको लगा दिया, भाई ये कौन है जो कि टीम को 7वें नंबर तक भी नहीं लेके आ सके, तो ये ऐसा हुआ है। आप अभी रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, शहनाज शेख साहब, दानिश कलीम साहब, ये लोग सब लोग थे, एंड दे डिड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। तो आप फिर उनको क्या बोलेंगे? वाह, शहनाज शेख साहब, दानिश कलीम साहब, आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सही। एवरीबॉडी हैज टू क्रिटिसाइज देम। द थिंग इज कि उनको फिर सुनना पड़ेगा, उनको सुनना चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा है तो ठीक है, सुनो। सही। तो ये चीज के ऊपर वो जो गलती है उसको एडॉप्ट करना, उसको मान लेना, वो बहुत बड़ी जो है ना एक बड़ा काम है, वो करना चाहिए इनको। और सेकेंडली, मेरे ख्याल में अगर वो इंग्लिश की कोट है ना कि अगर जो मिस्टेक अगर आपसे कोई हो जाए ना तो वो मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर वो रिपीट होगी ना तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आप एक ही गलतियों को बार बार करे जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अभी भी वही सही। पाकिस्तान हॉकी में भी सिर्फ लॉबी सिस्टम चलता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे आने दिया जाता है जिनका थोड़ी सिफारिश ज्यादा होती है या जिनका कोई और बैकग्राउंड होता है, या क्वालिफाइड लोगों को क्यों आगे नहीं आने दिया जाता? ये तो इनसे ही पूछने वाला सवाल है, और मैं वही बता रहा हूं कि आप जिस बंदे को भी लाएं, जिसको भी लाएं, XYZ किसी को भी लाएं, मैं कहता हूं कि आप उस एक बंदे को बोलें अपनी टीम बनाओ, और उसके बाद जब उसकी परफॉर्मेंस का लेवल ऊपर नहीं जाए तो आप उसके साथ उसके नाम पर नाल निशान लगा के इस चीज को दे दो। एक आपने इसको पास ही करना है ना अपनी वर्किंग उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कि भाई कि जो कोच की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी हम उसको पूरी पावर देंगे, उसकी नहीं होगी तो उसमें एक क्लॉ रख लें कि आप उसको नोटिस पे हटा सकते हैं। दूसरा ये कि वो अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान टीम के किसी भी लेवल पे कोचिंग के लिए नहीं आ सकता।
तो हर आदमी को अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे, तो वो फिर प्रॉपर काम करेगा। अभी वही बात बोल रहा हूं कि आप मैनेजमेंट अनाउंस कर देते हैं खुद, एक का एक के साथ ज़हन ही नहीं मिलता, पहले वो अपने आप को समझाएं फिर उसके बाद प्लेयरों को समझाएं, तो फिर इसी में ही टूर्नामेंट आ जाता है और आपका कुछ तैयारी नहीं हुई होती। सही। आपके ख्याल में पाकिस्तान हॉकी के लिए पाकिस्तानी कोच ही बेहतर है या बाहर के जो कोचेस हैं वो ज्यादा बेहतर है? देखिए मैं बताऊं, ये एक पूरे पाकिस्तान की साइकी है, ये मैं साइकी की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है, अगर पूरे दुनिया में बोला जाता है कि आप जब गाड़ी लेके जाएंगे तो लाल जब लाइट होगी ना तो आप रुक जाएंगे, और हरी लाइट होगी तो आप जाएंगे, और यहां से निकल के कहीं पर भी जाएंगे ना, दुबई में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो लाल लाइट पे रुकेंगे। कि गोरे ने कहा है, उनकी साइकी ऐसी है। हमारा वाला चीखता रहेगा कि लाल लाइट पे रुकना है, नहीं तो ये होगा कि लाल लाइट पे जाना है, हरे में रुकना है, ये वाला चक्कर है। वो गोरा कह देगा ना कि ये करना है तो उन्होंने करना है प्लेयरों ने, और प्लेयर्स के अंदर डर बैठ जाता है। ये वही बात बता रहा हूं आपको, गोरा जब आता है तो प्लेयर्स के अंदर डर बैठता है कि यार इसी ने तो टीम फाइनल करनी है, अगर इसने कह दिया ना तो फिर भले ही कोई भी आ जाए, चीफ सिलेक्टर भी बोलता रहे, प्रेसिडेंट भी बोलता रहे, सेक्रेटरी भी बोलता रहे, तो गोरे ने नहीं लेना। हमारे यहां पर यह है कि जी कि मैंने बोला है कि मैंने इस प्लेयर को नहीं रखना, तो मेरे ऊपर से 4 बंदे आ जाएंगे, प्रेशर आ जाएगा, नहीं रख लो यार, रख लो इसको, यूं करके रख लो, 16वां रख लो, 17वां प्लेयर रख लो, यूं कर लो, यूं कर लो, नहीं तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, तुम्हारे को फारिग कर देंगे। इस तरह के काम आते हैं। तो वो प्लेयर भी इजी होता है कि पाकिस्तानी प्लेयर को, कोच को संभाल लेंगे, हालांकि पाकिस्तानी कोच गोरे कोच से कहीं से भी कोई कम नहीं है। सही। आपको आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा जो कौन सा मैच था जिसका जीतने का सबसे ज्यादा खुशी हुई, और कौन सा मैच जो अभी तक आप नहीं भूलते जिसकी हार? जीतने वाला मैच, लाइफ के 2 बहुत बड़े मैचेस थे। एक हमारा इंडिया के साथ मैच था, इंडिया में, न्यू दिल्ली में, एशिया कप था, वो 3rd एशिया कप था, और उसमें पाकिस्तान 2 दफा एशिया कप का चैंपियन हो चुका था। अगर तीसरा जीतता तो पाकिस्तान जो है ना वो हैट्रिक करता था। और हम न्यू दिल्ली में शिवाजी स्टेडियम था जहां पे वो मैच था, और तकरीबन 2.5 गज या 3 गज ग्राउंड के बाद ही ना क्राउड बैठा हुआ था, छोटा स्टेडियम था, मतलब कि आप के सामने ही आपके, हम लोग जो विंगर्स खेल रहे थे लाइन पे, मैं खेल रहा था, वसीम फिरोज खेल रहा था, या जैसे गोल पोस्ट पे अल्लाह जनरल नसीब करे मंसूर थे, तो ये बिल्कुल प्लेयर्स क्राउड की आवाज आराम से सुन सकते थे। जो क्राउड आपको बड़े अच्छे खिताबात से नवाज रहे थे, वो इंडियंस, वो हम सुन रहे थे सामने। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार जब फाइनल के लिए जाएंगे तो हम बहुत सारा फूल लेके जाएंगे अपने साथ, तो मैच से पहले क्राउड में फूल फेंकेंगे ताकि उनको ये बताएं कि यार कि आप सपोर्ट करो उस टीम को जो अच्छा खेल रही है, हार जीत डजंट मैटर। तो हम लोग गए, हम लोगों ने जाके जब फूल फेंके हैं तो हमें वो फूल, उन्होंने जो फूल निशावर किए वो वैसे थे जैसे अभी मोदी साहब कर रहे हैं, जैसे वो अभी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है आपका पायलट भी छोड़ रहा है लेकिन आपकी बातें ही खत्म नहीं हो रही। वहां पर वो जो क्राउड था वो हमको गालियां ही दे रहा था, मतलब जितना भी हमने फूल फेंक के देख लीजिए, उन्होंने गाली, पूरे स्टेडियम में कोई एक आदमी नहीं था जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा हो। सही। और हम लोग, वो मैच शुरू हुआ, वो मैच खेल रहे थे, और हमने उस मैच में मैं ये बात बड़ी क्लियरली बताऊंगा कि हम अंडर प्रेशर भी आ गए थे। बिल्कुल। और ऐसा भी हुआ था कि पेनल्टी स्ट्रोक मिल गया इंडिया की टीम को। उनके लेफ्ट हाफ होते थे लखनऊ के सुरजीत कुमार, जो कि इंडियन एयरलाइन में, वो फेंकने गया वो पेनल्टी स्ट्रोक। और मजे की बात यह है कि उसने मंसूर को डॉज भी कर लिया। मंसूर ने राइट पे जंप की, उसने लेफ्ट पे फेंका था, तो वो जो है ना वो पोल को लग के बॉल वापस आ गया, गोल नहीं हुआ। उस जगह से पाकिस्तान टीम, हम लोग दोबारा इकट्ठे हुए
और दोबारा अपने आप को वापस लाए और हमने वहां पर इंडिया को जीत गए, इंडिया को इंडिया में हराया और हमको 2.5 घंटे जो है वो हमारे चेंजिंग रूम में बिठाए रखा, क्योंकि बाहर हंगामे हो रहे थे, मार धाड़ हो रही थी, तो उन्होंने बिठाए रखा कि हम बाहर नहीं जा सकते, निकल नहीं सकते। तो 2.5-3 घंटे के बाद हम निकले थे, जहां पे कि हमारे बस के ऊपर थोड़ा सा पत्थर भी लग गए थे। तो वो एक ऐसा मैच था कि जहां पर के आप समझ लें कि आप जंग ही कर रहे थे, एलओसी वाली जंग हो रही थी वो। सही। ऐसे ही हमने एशियन गेम्स 1990 में बीजिंग में, चाइना में फाइनल खेला इंडिया के साथ, और उस फाइनल में इंडिया ने हमें पहले 1 गोल कर दिया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वो गोल बराबर किया, वो गोल मैंने ही किया था जो बराबर किया था। अच्छा। और उसके बाद फिर हमने 2 गोल और किए, तो 3-1 हम लोग वो भी मैच जीत के निकले थे। ये बड़े ही टफ मैचेस थे जो हमने अपनी लाइफ में खेले थे। बाकी हम लोगों ने वर्ल्ड कप 90 का यहाँ पर सेमीफाइनल था लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ, नहायत ही अच्छा मैच हुआ, 70,000 का क्राउड आपका बैठा हुआ था, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत के निकले थे। और ये 3-4 मैचेस बहुत अच्छे थे जो कि यादगार है, कभी भूलते नहीं है ये मैचेस। और इंडिया के साथ तो लखनऊ में भी इंडिया को हराया है, इंडिया को इंडिया में हराने का जो मजा आया वो कहीं पे भी नहीं था। और जो मैचेस जिसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकता, जिसका आज तक अफसोस है, वो जूनियर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से हारे 1989 में। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि हम पूरे 4 साल में वो एक ही मैच हारे। पूरे 4 साल में जूनियर टीम, आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लें, जूनियर टीम का 1986 से लेके 1989 तक का, तो वो रिकॉर्ड उठाएंगे तो उस 4 सालों में उस टीम ने सिर्फ 1 मैच हारा है, और वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। ऑस्ट्रेलिया से 4-3 पे हारे थे। एक मैच 1990 वर्ल्ड कप का लाहौर में फाइनल, जो कि हम हॉलैंड से हारे, जिसमें हमने पहले गोल कर लिया, 1 गोल की लीड भी ले ली, लेकिन हम वो मैच हार गए। बॉबी लेंडर ने हमें पेनल्टी कॉर्नर्स पे 2 गोल कर दिए थे। और एक मैच ये जिसका आपने पहले जिक्र किया, ओलंपिक का, बार्सिलोना का, ये 3 मैच है ना, जैसे कहते हैं एक बुरा ख्वाब नहीं भूलता, और वो जो 3 मैच है एक अच्छी यादें हैं बहुत। सही। सर, आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान हॉकी को अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और इन्हें क्या क्या चीजें अपनी हॉकी में फौरी तौर पर करनी चाहिए ताकि ये अब नई हॉकी के साथ चल सके? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हॉकी में ना इस वक्त सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ गया है, देखिए पैसा तो इसमें है नहीं, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ गया है वो ड्रॉबैक आ गया है कि इसमें जो जॉब्स मिलते थे, जो इंसेंटिव्स थे ना, वो खत्म हो गए। अभी मैं पीआईए में जॉब कर रहा हूँ, परमानेंट जॉब है मेरी, ऐसे ही कस्टम में है, ऐसे ही नेशनल बैंक में है, ऐसे ही वापडा में है, ऐसे ही पुलिस में है, बहुत सारे लोग हैं। वो नौकरियां अब इंसेंटिव नहीं है, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया हॉकी की तरफ आने का। तो जो प्लेयर्स का पूल है वो बहुत कम हो गया। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अब पाकिस्तान टीम में आना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पूल ही बहुत कम हो गया। आपके पास गिनती के लड़के हैं जिनको क्या आप कर सकते हो कि यही टीम के लिए क्वालिफाई करते हैं, यही कैंप के लिए क्वालिफाई करते हैं, यही आते हैं। तो उनके पीछे लड़के तैयार नजर नहीं आ रहे, जो कि करना बहुत जरूरी है। जफरुल्लाह जमाली साहब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद जॉब्स को नहीं खुलवा सके। प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई नहीं होता, मगर वो जॉब्स नहीं खुलवा सके। अब हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, जो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, और उनको समझ भी है कि हॉकी के प्लेयर्स के साथ क्या मुश्किलात हैं। और अभी सुनने में आया है सलाउद्दीन साहब उनसे मिले भी हैं, तो इंशाल्लाह सलाह भाई ने 100% ये बातें की होंगी सारी उनसे, और उन्होंने भी इसी यकीन दहानी कराई है कि हम हॉकी के लिए मैं कुछ ना कुछ करना चाहूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि वो हमारे पैटर्न चीफ भी बनते हैं। तो ऐसी पोजीशन में अगर ये चीजें वापस आए तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा दोबारा।
नंबर दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब तक पैसा नहीं आएगा, इसमें इंसेंटिव नहीं आएंगे, तो लोग हॉकी की तरफ नहीं आएंगे, लोग हॉकी नहीं खेलेंगे। तो जब हॉकी नहीं खेलेंगे तो हॉकी डिक्लाइन की तरफ जाएगी, हॉकी का ऊपर आना मुश्किल है। ये रियलिटी है, जिसको आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। अगर आप इस पे नाराज हो कि नहीं यार ये वाली बात तो तुमने कमर बहुत गलत कर दी है, तो फिर वहीं पर ही खड़े हैं कि अच्छा ख्वाबों की दुनिया में। तो ये गलती है। ये गलती क्या है, ये इस वक्त सिनेरियो है सर। जहां तक मैं जानता हूं, मेरा इंटरेक्शन ब्रिगेडियर खालिद खोकर साहब के साथ बहुत रहा है, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ओजीडीसी कौन सी पेट्रोलियम है, मारीपुर पेट्रोलियम, मारीपुर वो और एक और जगह कौन सी है, ज़राई तरक्याती बैंक, इन 3-4 की टीमें बनवाई और उसमें लड़कों को 50-50 हजार रुपए की जॉब मिली। मगर वो एक अलग बात है कि वो ज्यादा अभी चल नहीं सकी, वो डिपार्टमेंट खत्म हो गया। लेकिन जो एक इनिशिएटिव लेके काम को कराना था वो ब्रिगेडियर साहब ने करवा दिया। यही एक प्रेसिडेंट करवा सकता है, और उन्होंने किया। लेकिन ये कि वो अब बैड लक ये है कि वो इतने डिपार्टमेंट चल नहीं सके, वो चले नहीं है जो कि चलने चाहिए थे। जो उनसे प्लेयर्स का रोजगार बनता है, प्लेयर्स और इंटरेस्ट से वो करते हैं, उनकी फैमिलीज में भी और प्लेयर्स खेलने को आते हैं। ये सब चीजें काउंट करती हैं सब। सेकेंडली ये है कि हम लोगों को अपना थोड़ा सा किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा अपनी दोस्ती यारियों से हटके प्रॉपर तरीके के काम पर आना पड़ेगा। अगर वो होगा तो मैं नहीं समझता कि हम ये नहीं मैं कहता कि हम टूर्नामेंट जीत जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम एक रिस्पेक्टेबल वे में ऊपर आना सही जी, बिल्कुल। कोई आपको ये नहीं बोल सकता कि आप किसी गिनती में नहीं है। जी बिल्कुल, कोई भी चीज जो है वो, जितना पाकिस्तान हॉकी का अब हाल बुरा हो चुका है, हम ये तो नहीं कह सकते कि आज अगर कोई आया तो कल ही वो ठीक हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर ठीक हो तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आपको क्या लगता है कि जिस पीएसएल की लीग है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, इसका अगर हॉकी की कोई लीग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कराती है तो उससे इन्हें कोई फायदा होगा या करानी चाहिए? करानी जरूर चाहिए और 100% फायदा होगा। उसमें प्लेयर्स को इंसेंटिव दें। पहली जो लीग होगी उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो समझ लें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करे, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि जो है ना कि बैलेंस रहे, ताकि वो चीज कामयाब हो, और जो लोग माइलेज के लिए आए अपनी, उनको माइलेज ज्यादा से ज्यादा मिले। तो फिर दूसरे साल में, तीसरे साल में आप उस लीग से जो एडवांटेजेस आपको आने शुरू होंगे, वो आपकी सोच है। इंडिया ने ये इसी तरह अपनी हॉकी को खड़ा किया। उन्होंने लीग्स कराई, लीग में तकरीबन 1 अरब रुपया लगा उनका। सरदारा सिंह जो है उसके बारे में मुझे पता लगा कि उसको 1.25 करोड़ रुपया एक लीग में मिलता था। तो वो तो फिर उसकी तो फैमिली में 6 बंदे और खेलने के लिए आएंगे यार, कि नहीं हमारे यहाँ पर जो है ना, आपकी स्टेट ही वहां पर इंडिया की, चलो यहाँ पर करोड़ ना मिले, आपको 25 लाख भी मिले तो पता लगता है यार कि किसी प्लेयर को कुछ मिला है। तो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तो वो जो है ना काम बनेगा नहीं। वैसा वो होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये श्योर ये श्योर है कि आपको लीग से फायदा होगा। सही। आपने कभी अपने ये आइडियाज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ शेयर नहीं किए? अगर किए हैं तो क्या रिस्पॉन्स क्या रहा उनका? देखिए जी, सबसे ज्यादा जो सेक्रेटरीज में थे वो सबसे ज्यादा मेरे क्लोज शहबाज थे। उनको तो ये सब बातें बताई थी, लेकिन ये कि आई डोंट नो, उन्होंने भी कोई इतना उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। क्या वजूहत थी आई डोंट नो। और ये था कि शायद उन्होंने हमें इतना आगे आने भी नहीं दिया कि हम डायरेक्ट बैठ के ऊपर हाई ऑप्स के साथ बात कर लेते। बट द थिंग इज के आइडियाज बहुत हैं, लेकिन ये कि
अगर बैठ के बात की जाए, उन आइडियाज को सुना जाए, आइडियाज को समझा जाए, आइडियाज के ऊपर वर्क किया जाए, तो फिर काम बनता है। अब जरूरी नहीं है कि जो बात मैं कह रहा हूँ 100% ठीक जी होगी। अगर वहां पर 10 बंदे, एक बोर्ड बना होगा, 10 बंदे बात कर रहे होंगे, तो 10 में से चीदा चीदा किसी की बातें आके आपके बिल्कुल पास एक बहुत अच्छी प्रोजेक्ट बन सकती है। सही। जाहिर बात है और एक इसको बंदा जब इसको इसमें इसमें मैं आपको बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ज्यादा। जी आप अगर एक लीग करा रहे हैं, आप मेरे पास आए हैं मुझे स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और अगर मुझे आपकी स्पॉन्सरशिप में कुछ अट्रैक्शन नजर आए और मैं आपको स्पॉन्सरशिप पे आ जाऊं, और आप मुझे जो माइलेज मैं सोच रहा हूं कि मुझे मिलेगा, आप उससे ज्यादा मुझे दे दें, तो मैं अगले साल क्या करूंगा? अगर मैंने अभी आप आपके लिए दोबारा आएंगे। 5 करोड़ लगाए, अगर अगर मैंने आपके लिए 5 करोड़ लगाए, तो अगले साल मैं 10 करोड़ लगाने को तैयार हो जाऊंगा। हम्म, लेकिन अगर मेरे से आपने 5 करोड़ लिया है और मुझे माइलेज 50 लाख की भी नहीं मिली है, तो अगली बार ही आप आएंगे तो मैं शायद आपको अपने घर के अंदर भी, दरवाजे के अंदर ना आने दूं ऑफिस के, कि इनको बाहर सही से भेज दो। तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वो जो माइलेज है ना, उसको देना, वो उसके एक एसओपीज है, उस प्रोसीजर्स को लेके चलना चाहिए। और अगर आप उसको ले लो, उसमें सही कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आराम से ही काम हो जाता है। मगर उसके लिए दिल पे थोड़ा सा वो जबर करना पड़ता है कि आप खुद सामने टीवी के नहीं होंगे, आपका स्पॉन्सर ज्यादातर सामने होगा, वो बर्दाश्त करना पड़ता है। वो बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, जो कि मैं पिछले 15 साल में तो नहीं। अच्छा, जब आप खेलते थे तो सबसे शरारती कौन सा लड़का था पाकिस्तान की टीम में? कभी ऐसा हुआ कि एक ही बंदा जो है वो गेंद लेके भागता जा रहा है, वो दूसरे को पास ही नहीं देना चाहता? नहीं नहीं, हमारे 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 बैच में ऐसा नहीं होता था। हमारे बैच में एक बड़ी कैलकुलेटेड सी चीजें थी। हमारा माशाल्लाह से बैच में, अगर मैं आपको गिनाऊं, अभी मोटे मोटे नाम गिना दूं आपको, कि शाहिद अली खान, और अल्लाह जन्नत नसीब करे मंसूर, मंसूर और जी अल्लाह जन्नत नसीब करे या फिर रिजवान, उनका भी इंतकाल हो हम्म गया, गोलकीपर। ये हमारी लाइनअप थी गोलकीपर्स की। अल्लाह जन्नत नसीब करे काजी मोहिब साहब जबरदस्त फुल बैक थे। खालिद बशीर थे जो कि बड़े स्कोरर है। ये जी राना मुजाहिद था। हाफ लाइन में अंजुम था, फरद खान थे, जुनैद थे। एक फिर चौथे हाफ की हैसियत से काफी लोग रहे हैं, जिसमें के वसीम फिरोज भी अल्लाह आप जन्नत, लोगों के साथ थे? इखलाक इखलाक में भी ऑफलाइन की बात करता हूँ, वो रहे हैं। जी और रियासत रहे हैं, और भी प्लेयर्स बहुत सारे रहे। फॉरवर्ड लाइन में तो हम लोगों ने, मेरे ख्याल में वसीम फिरोज, शहबाज, ताहिर जमान और मैं, हम लोगों ने जी बहुत ज्यादा टेन्योर साथ खेला है। हमारे बीच में सेंटर फॉरवर्ड बहुत ज्यादा चेंज होते रहे, हम्म। बहुत ज्यादा चेंज सही होते रहे। सेंटर फॉरवर्ड जो है ना, वो उसमें मुमताज हैदर भी खेले हैं, और दूसरे जो है, क्या नाम है इनका, महमूद हुसैन भी खेले हैं, तारिक शेख भी खेले हैं, भोपाली भी खेले हैं, मुसद्दिक हुसैन भी खेले हैं, मोहम्मद इरफान सीनियर भी खेले हैं, जो कि एशियन गेम में टॉप स्कोरर रहे थे। तो ये लोग सब खेले। मगर होता ये था कि ना, बस किसी ना किसी वजूहत की बना पे कोई इतना क्लिक करता था, कोई नहीं कर जाता था। सबसे ज्यादा हमारे साथ इरफान और मुसद्दिक ने खेला है एज ए सेंटर फॉरवर्ड, हम्म ज्यादातर। तो वो बड़ी एक नपी तुली सी टीम थी, बहुत, जिसे कहते हैं बैलेंस टीम। सही और शरारती तो उसमें सारे ही थे, शरारत तो सभी करते थे, कोई ना कोई कब शरारत करते थे। सही शरारत का भी जो करने का टाइम होता था, उसमें शरारत भी बहुत करते थे, और जब ग्राउंड का टाइम होता था तो सीरियस भी बहुत होते थे। सही। आपको कभी कोच से कभी डांट पड़ी? कोच से डांट एक कलेक्टिवली तो पड़ जाती थी। कलेक्टिवली हमें, अल्लाह जन्नत नसीब करे, समी खान साहब से बड़ी डांट पड़ी कि अगर 4 साल में, हालांकि वो एक मैच हारे थे जूनियर में, लेकिन ये कि वो कोई बात होती थी तो गुस्से वाले बहुत थे वो एक्चुअली, तो गुस्सा बहुत कर लेते थे। जब पीआईए में हमारे कोच थे सईद अनवर साहब, जो कि 3 ओलंपिक खेले हुए थे, अगर हमें वो ट्रेनिंग करा रहे होते थे और हम वो ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत डांट, क्या उन्होंने हॉकी भी मारी है, और
सीनियर टीम में ज्यादातर हमारे साथ मैनेजर और कोच इस्लाह भाई रहे हैं, सलाउद्दीन साहब, मंजूरुल हसन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मनोवर जमा साहब। तो इस्लाह भाई का जो मैनेजमेंट का तरीकेकार था वो बहुत अच्छा था। वो हमको बहुत ही प्यार से रखते थे और ऐसे रखते थे कि जैसे कि दोस्त हैं। मतलब हमें समुंदर पे भी ले जाना ट्रेनिंग कराने के लिए, और उस ट्रेनिंग के बाद आम भी खिलाने। मगर जब ट्रेनिंग शुरू होती थी तो वो अपनी आंखें यहाँ रख लेते थे। वो फिर कहते थे, फिर मैं ट्रेनिंग के टाइम पे ग्राउंड पे वो हमारा कोई भी दोस्त नहीं होता था। सही। मगर ये कि मैं ये कहूंगा कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स कराई थी। उस टाइम पे हमारे जो लेवल था ना फिटनेस का, वो बहुत ऊपर था, बहुत हाई था। सही। लाइफ का कोई ऐसा वाक्या जो भूल ना सकते हूँ, जो शेयर कर सकते हूँ हम लोगों के साथ? लाइफ के ऐसे हॉकी में सिलसिलेदार के बाद करियर के हिसाब से बात पूछ रहे हैं जी, कोई भी जो आप शेयर कर सकते हो। करियर में जैसे मैंने इंडिया का आपको वाकया बताया था, वो बात उस वक्त की है, उसको मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूंगा, मगर मैं थोड़ा सा सुना दूंगा कि हम जब वो एशिया कप का फाइनल खेल के निकले थे और जीते थे, तो 2.5 घंटे के बाद हमें लेके गए वापस। तो एक मोबाइल हमारे आगे होती थी पुलिस की, सिग्नल पे वो मोबाइल निकल गई, हम रुक गए। तो वहां पर कुछ मन चले बाइक पर आए थे जिनको बहुत गुस्सा था, उन्होंने हमें पत्थर मार दिए, बस के शीशे टूटे हमारे ऊपर। तो फिर हम कोई 6-7 लोग पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहने हुए न्यू दिल्ली में उतरे और हमने उनमें से एक को मारा भी है। अच्छा, आपने इंडिया में उन्हें मारा वहां पे, और पाकिस्तान का ट्रैक सूट पहना हुआ था हमने। ओके। और फिर वापस गए हम लोग, अपनी एम्बेसी को भी इन्फॉर्म किया कि हमारे ऊपर पथराव हो गया, सारा कुछ है। बाकी की बातें छोड़ेंगे, कुछ आगे कुछ सिलसिलेदार हो गए थे उस वक्त। सही। सर, ये बताइएगा कि स्कूल लेवल की जो हॉकी है, जब आप हॉकी खेलते थे तो उस वक्त स्कूल लेवल की हॉकी का बहुत अहम किरदार था, तो वो कैसे वापस आएगी पाकिस्तान की हॉकी में? देखिए, ये अभी जैसे मैंने इमरान खान साहब की आपसे बात की, अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में फहमीदा मिर्जा साहिबा हैं, इन लोगों को चाहिए कि ये कंपलसरी कर दें, हर स्कूल को कंपलसरी कर दें कि नेशनल गेम आपका हॉकी है, इसकी टीम का होना और आपके स्कूल का पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। ये अगर हो जाएगा तो हर स्कूल अपनी टीम बनाएगा, चाहे वो बीकन हाउस जैसा स्कूल और या सिटी स्कूल जैसा स्कूल क्यों नहीं है, जिन्होंने 1000 गज के बंगले में अपने स्कूल बनाए हैं। वो इतनी भारी फीसें लेते हैं, इतना कुछ कमा रहे हैं, तो वो भले ही ग्राउंड रेंट पर लें, वहां पर अपनी टीमों को, प्लेयर्स को रखें कि जी के वहां आए, ट्रेनिंग करें, अच्छे कोचेज रखें अपने साथ और पार्टिसिपेट करें। अगर ये कंपलसरी कर दें सब कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होंगे और हर स्कूल पार्टिसिपेट करेगा, तो मैं आपसे फॉर श्योर कह रहा हूं कि बहुत सारे हॉकी के मसाइल हल हो जाएंगे टैलेंट के हिसाब से। सही। अभी आपके पास पाकिस्तान में ऐसा है कि आपके इतना टैलेंट आपके पास है, गॉड गिफ्टेड, अल्लाह का दिया हुआ इतना टैलेंट है, लेकिन वो एक्सपोज ही नहीं हो रहा, वो नजर ही नहीं आ रहा कहीं, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपके पास ही हैं, अपने स्कूल के अंदर खेल के वहीं खत्म हो गए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक टूर्नामेंट का होना, एक मैचेस का कराना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चा अपनी उस एज में कोई भी आपको अपनी आर्ट दिखा देगा तो आपको पता लग जाता है कि यार ये बच्चे में स्किल है, या इस बच्चे का फिटनेस लेवल ये है, इस बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि यार ये अच्छा स्पोर्ट्समैन हो सकता है। तो बड़ी चीजें जब आप एक कोचिंग आई से देखते हो ना, तो आपको सिर्फ एक हॉकी खेलता हुआ ही वो नहीं नजर आ जाता, एक उसका फिजिकल स्टेटस नजर आ जाता है, एक उसका रन डाउन समझ में आ जाता है, बाकी तो उसको आप ट्रेन करके उसके अंदर स्किल्स डेवलप कर सकते हो।
मगर वो जो चीजों को पिक करना है, वो एक कोचिंग आई से पिक करना है, तो वो बहुत बड़ा काम है एक कोच के लिए। सही। सर, हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं जो हॉकी की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो? देखिए, मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आजकल के प्लेयर्स को देना चाहता हूं कि मैं उन्हें कहूंगा कि एक चीज जिससे वो अपने आप को दूर रखें वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन से और ये जो एप्स हैं फेसबुक की और दूसरी, इनसे दूर रखें। जो आने वाला प्लेयर है, अभी मैं बहुत यंगस्टर प्लेयर्स को देखता हूं कि वो एक छोटा सा कोई भी हो ट्रेनिंग करके आया तो फेसबुक पर अपनी पिक्चर लगा रहे होते हैं कि आई डिड दिस ट्रेनिंग और मैं ट्रेनिंग करके आ रहा हूँ और ये है वो है। मतलब उनका ध्यान, फोकस ज्यादा इस चीज की तरफ है। ये चीज सबसे ज्यादा इस वक्त नुकसान दे रही है। उनका अगर फोकस अपने गेम की तरफ होगा ना तो वो नजर आएंगे, और जब वो नजर आएंगे तो कौन आदमी होगा। अगर मुझे कोई अच्छा प्लेयर नजर आएगा तो मैं अगर इस लाइन में होऊंगा तो मैं पागल होऊंगा कि मैं उसको पिक नहीं करूंगा। मुझे अपने आप को नहीं बचाना। जब मुझे अपने आप को बचाना है, अपनी टीम की परफॉर्मेंस को अच्छा करवाना है, तो मैं फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं फिर वो प्लेयर भी लूंगा जिस प्लेयर को मैं जानता भी नहीं। बिल्कुल। ये चीज का होना बहुत जरूरी है कि आप लोग इन चीजों से दूर हों और अपनी जो जिसे कहते हैं ना मेहनत, अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, अपनी जो परफॉर्मेंस है, उस पर ज्यादा रिलाई करें। आजकल का सिलसिला ये है कि मैंने भी पिछले कुछ सालों में कुछ कैंप्स किए हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के कुछ जगहों के ट्रायल्स दिए हैं। तो अभी ट्रायल्स होते नहीं है शुरू, तो इतने फोन आते हैं कि मेरा लड़का रख लो, मेरा लड़का रख लो, और ऐसे ऐसे प्लेयर्स के फोन आते हैं। तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार आप उनको तैयार ही करा लो जो आप मुझे कह रहे हो कि इसको प्लेयर को रख लो। एक दो तो प्लेयर ये है कि वो आपको इमोशनली ऐसे बात करते हैं कि जी कि ये सदका जारिया है, उनके घर के हालात ऐसे हैं, आप उनको रख लें। मतलब सदका जारिया कर लें आप, मगर आप पाकिस्तान की हॉकी को ऐसी की तैसी फेर दें। तो ये सदका जारिया नहीं होता। मैं उनको समझाना चाहता हूँ। सही। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और फुल डिटेल में पाकिस्तान की हॉकी के अरूज और इसके जवाब की आपने बातें बताई, और ये भी बताया कि पाकिस्तान हॉकी को अगर आगे लेकर जाना है तो क्या करना चाहिए। यकीनन हमारे देखने वालों को ये सब चीजें अच्छी लगी होंगी और आपका ये मैसेज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तक भी लाजमी जाएगा। उम्मीद है कि वो लोग भी आपकी इन बातों को संजीदा लेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर आपसे मैं दोबारा राब्ता करूंगा। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।